नमस्कार दोस्तों, मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब पे। आज हम पढ़ेंगे 28 मई से 3 जून तक के वीकली करंट अफेयर्स, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको करंट अफेयर की वीडियो की पीडीएफ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो उसे ज्वाइन करना ना भूलें। और उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। तो आपको बताना है किस मंत्रालय ने विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च, किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट, जिसे हम शॉर्ट में ईरोस प्रोजेक्ट भी कहते हैं। ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ने। जहां मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ने आपका इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, शुरू किया उन्होंने। तो इसके बारे में जानकारी दें आपको। तो आपका ये जो आपका ये प्रोजेक्ट है, ये आपका क्या एक पायलट प्रोजेक्ट है ना, जिसे जो पायलट प्रोजेक्ट है, इसका जो मेन मोटिव है, इसे इस्टेब्लिश किया गया भारत के अंदर। तो इसे मोटिव एस्टेब्लिश करने का मोटिव है कि इंडिया को, भारत को हम इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग हब बना सकें ग्लोबली। मतलब आज तरह से मान लीजिए कि हम पूरे ग्लोबल रूप से विश्व स्तर पर हम क्या नाम भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग हब बना दें। इसके लिए अभी ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन द्वारा। और आपको बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन इसने एक ये 3 मंथ पायलट प्रोजेक्ट है, ये 3 महीने का पायलट प्रोजेक्ट है, ये शुरू किया है। कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये बता रहे बेंगलुरु के अंदर शुरू किया गया है इस टेस्टिंग के लिए। किसका? इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग आउटसोर्सिंग जो प्रोजेक्ट है आपका, इसकी टेस्टिंग के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया पहले 3 महीने के लिए। ठीक है, फिर इनका जो प्लान है इलेक्ट्रॉनिक क्या नाम आपका मिनिस्ट्री का, तो इस मिनिस्ट्री का प्लान है कि अगले 5 साल के लिए, मतलब आने वाले 5 साल जो होंगे, उसमें जो भारत का इरासो मिनिस्ट्री है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग सर्विस आउटसोर्सिंग है ना। तो इसका जो मेन प्रोजेक्ट है, इसका जो मोटिव है, ये इनका मानना है कि हम लगभग इंडिया 5 साल के अंदर रेवेन्यू जनरेट करने लगेगा कि इससे कितना 20 बिलियन का। जी हाँ, गवर्नमेंट का जो प्लान, जो इस मिनिस्ट्री का प्लान जो है, वो प्लान ये है कि हम आने वाले 5 सालों के अंदर इस इंडस्ट्री से 20 मिलियन डॉलर की रेवेन्यू कमाए। जिससे वो गवर्नमेंट क्या है, उससे रेवेन्यू कमाए, और जिससे क्या होगा, इससे मिलियंस ऑफ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी लोगों के लिए। ठीक है, नई जॉब्स मिलेंगी तो नए काम अच्छे होंगे, और जब जॉब्स आपके कंट्री में बनेगी तो जो है क्या नाम आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और उसी से आपका विकास होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चलिए आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। लेकिन उससे पहले आपको हम एक जानकारी दे दें, खुशखबरी दे दें कि आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बीनू मैम द्वारा रीजनिंग की तर्क शक्ति नाम से एक सीरीज लाई जा रही है, जिसमें आपको वो रीजनिंग पढ़ाएंगी पूरा कंप्लीट कंसेप्ट के साथ में, 0 लेवल से हाई लेवल तक की पूरी रीजनिंग आपको कराई जाएगी बीनू मैम द्वारा। तो ये आपकी सीरीज शुरू हो रही है 6 जून से। तो 6 जून से रात 8 बजे से आपकी सीरीज आना शुरू हो जाएगी बीनू मैम द्वारा, जिसमें आपको वो रीजनिंग के सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से और आसान तरीके से समझाएंगी और उन पे क्वेश्चंस कराएंगी। तो उनकी सीरीज देखना ना भूलें। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ से। तो हमारा क्वेश्चन आता है दूसरा पूछा गया है, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मतलब मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसे अपॉइंट किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, चीफ जस्टिस SV गंगा परवाला। ठीक है, तो चीफ जस्टिस SV गंगा परवाला जी है, इनको अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट का। तो मद्रास हाई कोर्ट के ये क्या बन गए? मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है किस राज्य में राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान अकादमी की स्थापना की गई है? मतलब आपको बताना है नेशनल फॉरेंसिक साइंस एकेडमी किस स्टेट में स्टैब्लिश की गई है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, असम में। जी हाँ, असम के अंदर आपका नेशनल फॉरेंसिक साइंस एकेडमी स्थापित करी गई है। ठीक है, तो आपको बता दें जो आपका नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं आपको। तो बता दें कि ये नेशनल फॉरेंसिक एकेडमी है, ये स्टैब्लिश की गई है गुवाहाटी असम के अंदर। असम में जो जगह है गुवाहाटी, वहाँ पे इसको स्टैब्लिश किया गया है।
और इसका जो एकेडमी का बनाने का मोटिव जो है वो एक क्वालिटी और एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी किस फील्ड में, फॉरेंसिक्स एंड साइंस के फील्ड में। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है गीता आचरण एक खोजी दृष्टिकोण पुस्तक किसने लिखी है? तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी, शिव प्रसाद। जी हाँ, शिव प्रसाद जी ने आपकी बुक पुस्तक है गीता आचरण, जो क्या ये बुक है इन लोगों के द्वारा लिखी गई है। अब इस फोटो देखते हैं बुक का। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब आपको थोड़ा इसका जानकारी दे दें बुक के बारे में। तो आपको बता दें जो गीता कंडक्ट है, मतलब कहते हैं गीता आचरण, जो एक अभ्यासी प्रतिवेश है, ये पुस्तक है ये शिव प्रसाद द्वारा लिखी गई है। और ये कहाँ के, उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा, जो कि कौन, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, गणेश लाल जी, इनके द्वारा इसकी लॉन्चिंग करी गई है, मतलब इनके द्वारा की गई है, मतलब, है ना। ठीक है, और आपको उसके बारे में बता दें कि इस बुक में आपके जो भगवत गीता है ना, उसके बारे में बताया गया है शॉर्ट एसेस के द्वारा। शॉर्ट एसेस के द्वारा जो कंसेप्ट हैं कि भगवत गीता के, उसको बताया गया है। आपको बता दें कि गीता में प्रस्तुत जटिल मुद्दों को समकालीन वैज्ञानिक समझ का उपयोग करते हुए लेखों के माध्यम से सरल किया गया है। मतलब इसमें क्या है, जो गीता में लिखे गए श्लोक्स हैं या फिर जो कोई जटिल मुद्दे हैं, उनको ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताया गया है इसमें। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली के अंदर। जी हाँ, न्यू दिल्ली के अंदर आपकी 8th मीटिंग हुई है किसकी, गवर्निंग काउंसिल की। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल की। तो इस काउंसिल की जो आप मान लीजिए कि अध्यक्षता किसने करी थी, तो इस काउंसिल की अध्यक्षता करी है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, और इसमें आपकी थीम क्या थी, मतलब मेन पॉइंट आपकी थीम होती है ना कि इस इवेंट की थीम क्या थी। तो इस इवेंट की जो थीम थी वो थी विकसित भारत @2047 रोल ऑफ टीम इंडिया। मतलब हमारा यहाँ इसमें फोकस रहा है कि हम भारत को 2047 तक एक विकसित देश बना दें। ठीक है, क्या एक डेवलप भारत बना दे, ये हमारा टारगेट रखा गया है इस गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में। ठीक है, चलिए फिर आगे उसके बारे में जानकारी देते हैं कि नरेंद्र मोदी द्वारा आपका जो प्रेसिडेंट करी गई है 8th गवर्निंग काउंसिल, जो कि मैंने अभी बताया आपको। और ये किसके वक्त थी, नीति आयोग की मीटिंग थी। और कहाँ पे हुई है मीटिंग, तो ये हुई है आपकी न्यू कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, और आपको बता दें इसमें इस मीटिंग के अंदर लगभग 19 स्टेट के और 6 यूनियन टेरिटरीज के आपके मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स आए थे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको आगे बताते हैं इसके बारे में। तो आपको बताने कि जो प्राइम मिनिस्टर ने इसको आपको मीटिंग था इसको एड्रेस किया, उन्होंने बताया कि कोलैबोरेटिव एफर्ट्स जो लगाए जाएंगे, क्या है आपके जो 2000 हमारा टारगेट जो है 2047 तक हम क्या बन जाए, पूरी तरह से कंप्लीट विकसित देश बन जाए, हमने डेवलप्ड कंट्री बन जाए। तो इसके लिए क्या है, क्या नाम है, यहाँ पे दोनों राज्य और स्टेट और साथ में यूनियन टेरिटरीज मिलके, तीनों लोग मिलके क्या है एक तरह से आपका ट्रांसफॉर्म करेंगे इंडिया को और इंडिया के भारत के लोगों को, जिससे कि हम क्या 2047 तक 2047 तक हम क्या एक डेवलप्ड नेशन बन जाए, क्या वे विकसित देश बन जाए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, ऋतिक रोशन। जी हाँ, ऋतिक रोशन जी को सम्मानित किया गया है बेस्ट एक्टर अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है किस, कहाँ पे, आईफा अवार्ड में, जो आपके 2023 का भी हुआ है ना, उस आईफा अवार्ड में ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो इसके बारे में और जानकारी लेने हम बता दें आपको, तो 23rd सेशन हुआ था किसका, आईफा अवार्ड्स का। कहाँ, इसका फुल फॉर्म क्या है आईफा का, तो आईफा फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स कहा जाता है। आईफा को कहा जाता है इंटरनेशनल, आईफा इश्यू कहा जाता है ना, तो याद रखेंगे आईफा, है ना। तो इश्यू कहा जाता है क्या, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड कहा जाता है। ठीक है, इसे शॉर्ट में हम आईफा भी कहते हैं। और ये आपको बता दें कि ये 2020 के बाद दोबारा वापस आए, क्योंकि कोविड के बाद से ये बंद हो गए थे, इस चक्कर में अब ये दोबारा से शुरू किए गए हैं। ठीक है, और आपको बता दें ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं, तो ये प्रोड्यूस किए हैं विजक्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसके द्वारा क्या है, ये आपका पूरा इसको बनाया गया है, पूरा आयोजित किया गया था। और इसमें जो है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, उसकी जो फिल्म्स हैं, स्टार्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं और जो टेक्नीशियंस हैं,
उनके कामों को सराहना करते हुए उनको उनके काम के लिए अवार्ड दिया जाता है और क्या नाम ट्रॉफी दी जाती है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसके बारे में कि आईफा अवार्ड शुरू कब किए गए थे। तो आईफा अवार्ड आपके जो है वो 2000 में शुरू किए गए थे। ठीक है, और इसे क्या है डिफरेंट कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे वर्ल्ड विश्व में अलग अलग देशों में आयोजित किया जाता है। और इसे 23 साल हो गए, कितने 23rd सेशन हुआ था, तो 23rd सेशन मतलब क्या हो गया, पूरे 23 ईयर्स हो गए इसको आए हुए। ठीक है, चलिए और फिर आपको बता दें कि जो पहली बार जो आपका हुआ था वो पहली बार इसका जो उद्घाटन हुआ था वो आपका 24 जून 2000 में किया गया था। कहाँ पे, मिलेनियम डोम लंदन के अंदर। इसका पहला जो सेशन था वो 24 जून 2000 में शुरू किया गया था। कहाँ पे, मिलेनियम डोम लंदन के अंदर। और इसका जो सेकंड थर्ड इसका जो लास्ट वाला हुआ था अभी, वो हुआ था अबू धाबी के अंदर, यूएई के अंदर। अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आपका 22nd एडिशन हुआ था। ठीक है, और 23rd एडिशन का हुआ दुबई में हुआ, और 22nd एडिशन का हुआ था यूएई में हुआ था, अबू धाबी में। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उससे पहले आपको ये लिस्ट दे रहा हूँ, जैसे आपको बता दें कि बेस्ट फिल्म कौन सी रही है, तो दृश्यम 2 को दिया गया है। बेस्ट एक्टर तो आपका ये क्या नाम है डायरेक्टर का, तो आर माधवन फॉर रॉकट्री द नंबी इफेक्ट, इसके लिए दिया गया है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल में आलिया भट्ट, और आलिया भट्ट को दिया गया है किस फील्ड में, गंगूबाई काठियावाड़ी, है ना। बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल इन मेल तो ऋतिक रोशन को दिया गया है, किसमें, विक्रम वेताल जो उनकी मूवी आई थी उसके लिए दिया गया है। ठीक है, और वहीं बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल में बात करी जाए तो मौनी रॉय को दिया गया है, ब्रह्मास्त्र जो पार्ट 1 आया है शिवा का उसके लिए। और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल में ये अवार्ड दिया गया अनिल कपूर को, जुग जुग जियो ये मूवी जो आई थी उनके लिए, उसके लिए। ठीक है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड फॉर फैशन इन सिनेमा वो मनीष मल्होत्रा को दिया गया है। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा ये दिया गया है कमल हसन को। बेस्ट एडॉप्ट स्टोरी दिया गया है आमिर कियान खान एंड अभिषेक पाठक फॉर दृश्यम 2। तो बेस्ट स्टोरी कौन सी रही है आपकी, दृश्यम 2 मूवी थी उसको दिया गया है। बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी किसे दिया गया है, तो आपका जसमीत रीन फॉर डार्लिंग जो मूवी थी उसके लिए दिया गया है। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन रिलीजियस सिनेमा तो ये दिया गया है आपका रितेश देशमुख है ना, उनको दिया गया है। तो ये ऐसी मैंने पूरी लिस्ट आपको दे रखी है, यहाँ पे आप ये लिस्ट दे सकते हैं, ये लिस्ट मैंने आपको दे रखी है, आप ये लिस्ट पढ़ सकते हैं और इसे एक बार नज़र मान लिएगा। ज़्यादा जरूरी नहीं, मैंने आपको मैंने बताई दी है, बाकी आपको दे रखे हैं वो उतना ध्यान नहीं देना, मेन जो मैंने बताया उस पर जा फोकस करिएगा आप। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, आपको बताना है मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, HS प्रणय। जी हाँ, आप देखते हैं फोटो इनका, HS प्रणय, इन्होंने मलेशिया मास्टर 5000 सुपर 5000 बैडमिंटन टूर्नामेंट टाइटल जीता है। ठीक है, तो आप देखते हैं। तो इसके बाद चलिए फिर आगे कुछ चलते हैं। तो अब आपको बताना है नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। तो अभी हाल ही में आप जानते हैं 28 जून को आपका हमारा जो नया पार्लियामेंट है उसका उद्घाटन किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया इसका उद्घाटन, तो इसका उद्घाटन किया गया है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है आपका नया पार्लियामेंट। आप देखते हैं फोटो, ये हमारा फोटो है किसका, नया पार्लियामेंट जो हमारा है उसका फोटो है। इसका शेप कैसा है, इसका ट्रेंगुलर शेप है इसका, है ना, ट्रेंगुलर शेप है इसका। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें, आपको बता दें कि जो पार्लियामेंट हाउस है हमारा जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है, ऑल्सो नॉन, इसे हम और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, संसद भवन भी कहते हैं इसको। क्या है आपका ऑफिशियल शुरू कर दिया गया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं उसको। क्या है अब नया बना दिया गया, जो पुराना वाला है उसको अब हटा दिया गया, इसमें नया बनाया गया है। इसमें आपका क्या क्या होता है पार्लियामेंट में, तो संसद भवन में आपका लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। ठीक है, जो लोकसभा रिप्रेजेंट क्या करता है, लोअर हाउस को, और राज्यसभा रिप्रेजेंट कैसे करता है, अपर हाउस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वही जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से शुरू किया गया था, जो कि न्यू पार्लियामेंट बनाने के लिए। ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर, उसका ये याद रखिएगा, प्रोजेक्ट का नाम पूछा जा सकता है आपसे। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके तहत क्या है हमारा नया पार्लियामेंट बना है। चलिए और बताते हैं इसके बारे में। तो 28 मई को नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई थी, इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और ऐसा बताया जा रहा है कि इसका जो संसद है, इसका जो आयु है, लाइफ स्पैन है, वो लगभग 150 साल का है। मतलब 150 साल समझ रहे आप। तो मान लीजिए आप
2170 में तक आपकी इसकी लाइफ साइकिल है, ये आपके संसद भवन की, है ना। तो इसका ये बताया जा रहा है आपको। ये ऐसे इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि अर्थक्वेक और आपके जो भी कोई थोड़े बहुत आते हैं उन सभी को ये झेल सके। ठीक है, चलिए और बताते हैं इसके बारे में। तो आपको बता दें इसके जो अभी नया संसद भवन बना है इसमें टोटल 888 सीट्स हैं लोकसभा चैम्बर के अंदर, वहीं 384 सीट्स हैं राज्यसभा चैम्बर के अंदर, है ना। और इसमें जो टोटल एरिया, टोटल बिल्ड एरिया है वो कितना है, 20,886 स्क्वायर मीटर, है ना। इसका क्या पूरा एरिया बना हुआ है, इंक्लूडिंग 2000 स्क्वायर मीटर ओपन स्काई एरिया। तो इसमें लगभग 2000 स्क्वायर मीटर का या कहते हैं स्क्वायर 22,000 स्क्वायर फीट का ओपन स्काई एरिया है, जो फॉर बनियान जो ट्रीज होते हैं उनके लिए रखा गया है। ठीक है, और आपको बता दें जो पार्लियामेंट हाउस है ये, इसमें 3 गेट हैं आपके, 3 एंट्रेंस हैं। कौन कौन का एंट्रेंस है? 3 ये कोई एक आपका गेट का नाम है, पहले गेट का नाम है ज्ञान द्वार, दूसरे गेट का नाम है शक्ति द्वार, और तीसरा गेट है उसका नाम है कर्मा द्वार, मतलब कर्मा द्वार से कहते हैं या कहते हैं कर्म द्वार कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, नीति आयोग द्वारा। जी हाँ, नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 जारी किया गया है। इसके बारे में जानकारी दी आपको तो बता दें कि केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना ने इसमें जो उनका आपका जो सूचकांक आया है इसमें टॉप किया है। नीति आयोग का जो ये पूरा एनुअल हेल्थ इंडेक्स आया है इसमें टॉप किया है। किसके लिए? कोविड-19 के जो इसमें जो काउंट किया गया है कोविड-19 में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसने किया है उसकी बात करी जा रही है। तो इसमें सबसे अच्छा जो कार्य किया है आपका साउथ स्टेट्स के किया है, जो कौन सी, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना ने सबसे अच्छा काम किया है। भाई आपको बता दें स्मॉलर स्टेट में जो छोटे आपके छोटे राज्यों की बात करें उसमें त्रिपुरा नंबर 1 पे रहा है। और ठीक है, और वहीं आपको बात करी जाए कि यूनियन टेरिटरी जो बात है तो दिल्ली उसमें सबसे नीचे रहा है। ठीक है, दिल्ली क्या है, सबसे नीचे रहा है इसमें। वही आपको बता दें नीति आयोग ने ये जो रिपोर्ट इंडेक्स तैयार किया गया है, ये इंडेक्स तैयार किया है मिलके यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और वर्ल्ड बैंक दोनों के क्या नाम कोलैबोरेशन से या कहते हैं यहाँ पर दोनों के सहयोग से आपका ये एनुअल हेल्थ इंडेक्स जारी किया है 2017, है ना। तो ये 2017 से आपका शुरू किया गया था और अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? मैं आपको बताना है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसने शपथ ली है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। जी हाँ, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, आप फोटो देखते हैं, इन्होंने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में शपथ ली है। ठीक है, और इसे इनको शपथ दिलाई किसने है? तो इनको शपथ दिलाई है हमारे देश के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हाल ही में चर्चित खिलाड़ी ज्योति याराजी का संबंध किस खेल से है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, रेस से, मतलब स्पोर्ट्स किस स्पोर्ट्स से संबंधित है? तो ये जो रेसिंग स्पोर्ट है उससे संबंधित है। आपको बता दें कि जो ज्योति याराज जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, ये रेस जो होता आपका दौड़ जाती नहीं है, ये रेस हो रही है, यहाँ पे दौड़ की बात हो रही है। ठीक है, दौड़ संबंधित है ये। और आपको बताएं इन्होंने हाल ही में इन्होंने गाला टूर्नामेंट जिसे कहते हैं गाला, यहाँ पे आपका वेनहेम जर्मनी के अंदर जीता है। इसमें क्या है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है 100 मीटर बाधा दौड़, मतलब वुमेन्स 100 मीटर हडल जो रेस होती है उसमें इन्होंने ये क्या गोल्ड मेडल जीता है। वहीं विक्टोरिया रोच ने जो कि लग्जमबर्ग की हैं उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और सेलेना वॉन जकोव्स्की जो कि जर्मनी की हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है जम्मू चिड़ियाघर हाल ही में किस राज्य में खोला गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर के अंदर। जी हाँ, जम्मू जू है जो खोला गया, हाल ही में खोला गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, तो आप देखते हैं फोटो है उसका ये, और आपको जानकारी दे इसके बारे में। तो बता दें कि जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर के अंदर जो क्या नाम जम्मू टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, जो वहाँ पे टूरिज्म है उसको बूस्ट करने के लिए एक जम्मू जू खोला गया है। कहाँ पे? नगरोटा जगह है, नगरोटा जगह के पास इसका नाम है जम्मू सिटी, जो जम्मू सिटी है वहाँ पे खोला गया है आपका।
आपको बता दें जो जम्मू जू है ये खानपुर नगरोटा जम्मू में स्थित है आपका, ठीक है। और इसका जो जम्मू जू है वो नाम किस पे पड़ा है, तो जम्मू जू जो है वो नाम पड़ा है जम्मू सिटी के जो फाउंडर थे जिनका नाम था किंग जम्बू लोचान, है ना। तो किंग जम्बू लोचान के नाम पर आपका ये जम्मू जू शुरू किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन पे आपको बताना है माता खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया गया था। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में आपका माता खीर भवानी मेला शुरू किया गया था। इसके बारे में जानकारी दे दें कि आपका जो ज्येष्ठा अष्टमी कश्मीरी पंडित जो है वो लोग हैं, जो आपके ज्येष्ठ अष्टमी के दिन जो कश्मीरी पंडित जो है माता रागनिया देवी मंदिर जाते हैं। इसमें इसे जिसे कहते हैं हम क्या, खीर भवानी मंदिर भी कहा जाता है इसे, कि इनके दर्शन करने के लिए क्या है कश्मीरी पंडित के लोग कश्मीरी पंडित हैं वो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको बता दें इस यहाँ पे एक मेला आयोजित किया जाता है, जो वहाँ पे कब आयोजित किया गया था, 28 मई को ये मेला आयोजित किया गया था। और ये इसमें क्या है आपके जो कश्मीर के कश्मीरी पंडित साथ ही वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, मार्व डिजदार। जी हाँ, मार्व डिजदार जो कि एक्ट्रेस हैं, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है 76 कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर। तो आपको जानकारी दी इसके बारे में। तो 2023 में कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था, जो कि 2076 एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ सिनेमा के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे एक पाल्म दे टू जस्टिस ट्रिंस, इनकी जो क्राइम ड्रामा मूवी है, इसको या बेस्ट क्या नाम मूवी का अवार्ड दिया गया है। वहीं आपके जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया है मार्व डिजदार द्वारा उनको दिया गया है। वहीं आपको बता दें जो फ्रेंच डायरेक्टर हैं जस्टिन ट्रिएंट, जो कि 3rd फीमेल डायरेक्टर बनी है जिन्होंने जीता है आपका कांस फिल्म फेस्टिवल के पाल्मे डियोर जो आपका है फिल्म एंटोनॉमी, है ना, इसके लिए अवार्ड दिया गया है आपको इनको, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको ये आप देखते हैं यहाँ पे आपको नाम दे रखे हैं पाल्म डी आमोर एनाटॉमी ऑफ फॉल। ये डायरेक्टर करी गई किसके द्वारा करी गई है, जस्टिन ट्रिएंट द्वारा करी गई है। ग्रैंड प्रिक्स जो कि द जोन ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टर, ये जोनाथन ग्लास द्वारा करी गई है, ग्लेंजर द्वारा। ऐसी मैंने सब आपको बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन रोल, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर, है ना, और क्या नाम है कैमरामैन, शॉर्ट फिल्म, क्वीन पाम, है ना, इन सब की लिस्ट दे रखी है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। तो आपको बताने हैं 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 किसने जीता। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश ने आपका जूनियर हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप जीता है आपका। तो इसके बारे में जानकारी देते हैं। उत्तर प्रदेश की हॉकी टीम ने 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप जीती है। और इन्होंने किसको हराया, इन्होंने उड़ीसा के जो हॉकी एसोसिएशन है उसको हरा के अपना ये फाइनल मैच हुआ था उड़ीसा के साथ, उसमें क्या है ये लोग जीत गए हैं। और ये मैच हुआ कहाँ था, ये मैच हुआ था बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के अंदर, ठीक है। वहीं आपको बता दें हॉकी हरियाणा ने हॉकी मध्य प्रदेश को हराकर तीसरी पोजीशन हासिल की है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में एनपीए प्रबंधन में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जी हाँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एनपीए मैनेजमेंट में आपका टॉप किया है इसने, ठीक है। तो आपको जानकारी दें इसके बारे में। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, जो कि पुणे बेस्ड एक स्टेट ओन्ड बैंक है, ठीक है, इसने एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग शॉर्ट, एनपीए फॉर्म क्या होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो आप इसे कहते हैं हम बैड लोन जो होते हैं ना, जो बैड लोन होते हैं जिस पर क्या नाम आपका लोन दे दिया आपने किसी को, क्या नाम है, बैंक ने लोन दे दिया आपको और उन्होंने क्या है लोन नहीं चुकाया, है ना, लोग नहीं चुका, पैसे खत्म हो गए, क्या कहते हैं दिवालिया हो गए, कुछ भी, तो इसको बैड लोन के कैटेगरी में डाल दिया जाता है। जिससे क्या है आपकी जो किस्त ऐसा होता है। एनपीए में क्या होता है, जब एनपीए कब बनता है, एनपीए जब बनता है जब बैंक आपको लोन देती है, आप ऐसा समझ लीजिए बैंक आपको लोन देती है और आप उसकी 3 महीने तक किस्त जमा ना करें,
किस्त जमा ना करें तो वो क्या हो जाता है, एक तरह से आपका एनपीए बन जाता है, बैड लोन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा बैंक का अवार्ड दिया गया है। तो ये किसने करा है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इसमें सबसे अच्छी रही है। लगभग रेशियो इसका रहा है 0.25% रहा है इसका पूरे मार्च 2023 के एंड तक देखा जाए तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने करा है। ठीक है, वहीं आपको बता दें इसमें 3 लाख करोड़ रुपए से, है ना, इसमें यूज करा गया है। और पब्लिक सेक्टर के अंदर मतलब हर साल में आपको मान लीजिए कि 3 लाख करोड़ से अधिक कुल कारोबार के लोग इस बैंक में आते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक में आते हैं। और तब भी इन्होंने क्या है, इस चीज़ को इतने अच्छे से मैनेज किया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आपको बताना है नीलवंडे बांध के नहर नेटवर्क का उद्घाटन किया गया। नीलवंडे बांध किस नदी पर स्थित है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी प्रवाह नदी। जी हाँ, प्रवाह नदी आपकी है, वहीं पर आपका नीलवंडे डैम आपका स्थापित है, एस्टेब्लिश है आपका। ठीक है, तो आपको इस बारे में जानकारी देते हैं कि नीलवंडा डैम जो है ये 2 ग्रेविटी डैम है उनसे मिलके बना है। ठीक है, 2 डैम है, एक अपर डैम होता है, एक मतलब ये ऐसे आपका जो डैम है ये आपका जा रहा है ना, डैम ये आपका पानी है, यहाँ पानी निकल रहा है। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये 2 हिस्सों में बना है। तो ये 2 हिस्सों में बना हुआ आपका ऐसा, एक अपर बना और एक लोअर बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे डैम बना हुए हैं ये आपके, ये 2 हिस्सों बने हुए डैम है। ठीक है, और डैम पूरा एक ही है, इस डैम का नाम है नीलवंडे डैम, पर बट है कितने 200 बना हुआ है, एक ये सा एक ये सा। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये घाटनगर विलेज जो है अहमदानगर महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे आपका क्या है, ये स्थित है आपका। भैया आपको बता दूं, जो डैम है एक को कहा जाता है लोअर, एक को कहता है अपर रिजर्वायर कहा जाता है, जिससे क्या है 250 मेगावाट पंप स्टोरेज क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है ये, मतलब लगभग 250 मेगावाट का हम यहाँ से क्या है बिजली उत्पादन करते हैं। आपको बता दें जो अपर नीलावांडे डैम है उसकी जो हाइट है वो 15 मीटर है, जो कहाँ पे है, परावरा रिवर है उस पर सिचुएटेड है, जो कि ट्राइब्यूटरी है किसकी, गोदावरी रिवर की। वहीं आपका जो स्मॉल डैम है जो आपका लोअर नीलवांडे डैम है, इसकी हाइट कितनी है, 86 मीटर की है। ठीक है, और ये आपका है शाही नाला रिवर जो है, जो कि साउथ वेस्ट की ऊपर आयोजित है, ये कहाँ पे अपर रिजर्वायर में आपका रहता है। ठीक है, आपको बता दें ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिससे क्या है गोदावरी रिवर बेसन वाटर पे आपका पूरा स्थित है आपकी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है माओ घर योजना, है ना, मो घर योजना किस राज्य से संबंधित है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी उड़ीसा के से। जी हाँ, जो मो घर योजना ये आपकी उड़ीसा में शुरू किया गया है उनके सरकार द्वारा। तो इसका बारे में जानकारी दें, आपको बता दें कि उड़ीसा सरकार ने एक स्कीम शुरू किया, माओ घर शुरू किया गया है, जिसमें क्या है जो आपका जो रॉ घर होता है, मतलब एक तरह से कच्चा मकान जो होता है उसको एक पुच्चा हाउस, मतलब इधर पक्के मकान के तौर में बदला जाएगा। इसके तहत क्या जाएगा, इसके तहत क्या है उड़ीसा सरकार जो वहाँ के लोग हैं उनको एक तरह से होम कंस्ट्रक्शन लोन प्रोवाइड कराएगी, जिसमें क्या है आपको अलग टाइप का लोन दिया जाएगा, जैसे 1 लाख का लोन, 1 या 1.5 लाख का, 2 लाख का या 2.5 लाख का या 3 लाख का। इस 3 लाख का क्या मैक्सिमम होता है, इतना लोन सरकार प्रोवाइड कराएगी, किसके लिए, आपको अपना घर बनाने के लिए। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो एज अ सब्सिडी आपको 70,000 रुपीज़ दे दिए जाएंगे। सब्सिडी तौर पर मतलब 70,000 रुपये क्या है इसमें माफ़ कर देगी उड़ीसा गवर्नमेंट। ठीक है, तो मतलब कितना 2,30,000 रुपये आपको भरना पड़ेगा बाद में। ठीक है, और इसमें वही कहते हैं ना, और ये योजना सिर्फ उनकी मिलेगा जिनकी जो सैलरी जो इनकम है, जो मंथली इनकम है 25,000 से कम है। जिनकी सैलरी 25,000 से कम है वही इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, उसके ऊपर मेहनत। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है प्रसिद्ध सलकनपुर देवी लोक किस राज्य से संबंधित है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश से संबंधित है। आप देखते हैं ये फोटो है, ये आपका सलकनपुर देवी जो है, सलकनपुर देवी है वो आपका एक पहाड़ी के ऊपर मंदिर है, यहाँ पे स्थित है, और यहीं पे आपका देवी लोक आयोजित किया गया था। तो आपको इसके बारे में बता दें, एक ये आपका सिद्धिपीठ है जो विद्यावंशी बीजासन देवी आपकी हैं, जो कि हिंदू धर्म की क्या है माँ दुर्गा को माना जाता है। ये लगभग 800 फुट
ऊंचे हिल रॉक में, मतलब पहाड़ पे आपकी स्थिति, जहाँ वो फोटो दिखाया था मैंने। और कहाँ पे स्थित है ये स्थित है विलेज सलकनपुर जो जगह है वहाँ पे, नियर रहती विलेज, जो रहती विलेज है वहाँ से लगभग 70 किलोमीटर भोपाल के अंदर। ठीक है, वहीं आपको बता दें थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग क्या है इसमें आते हैं और वहाँ पे माता जी के दर्शन करने आते हैं। और लगभग कितनी, मोर देन 1000 सीढ़ी, मतलब 1000 से ज़्यादा यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं जिनको चढ़ के लोग वहाँ जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है जो पुस्तक है NTR ए पॉलिटिशियन बायोग्राफी एक्टर पॉलिटिशियन एंड पीपल्स मैन किसके द्वारा लिखी गई है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, के रामचंद्र मूर्ति। जी हाँ, के रामचंद्र मूर्ति द्वारा ये आपका NTR बायोग्राफी लिखी गई है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किस स्थान का नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर करने की घोषणा की है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, अहमदानगर। जी हाँ, अहमदानगर जो जगह था वो उसका नाम बदल के आप क्या कर दिया जाएगा, अहिल्या देवी नगर कर दिया जाएगा। ठीक है, याद रखते हैं अहिल्या देवी। तो इसके बारे में जानकारी देते हैं आपको, सॉरी इसके बारे में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपको बताना है कि TCS के नए CEO और MD के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, के कृत्यवासन। जी हाँ, ये के कृत्यवासन है, इन्होंने आपका CEO और MD के रूप में पदभार संभाला है TCS के अंदर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है राष्ट्रीय रामायण महोत्सव किस राज्य में शुरू हुई है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में आपका राष्ट्रीय रामायण महोत्सव शुरू किया गया है, जो आपका 1 जून से 3 जून तक चलेगा, मतलब आज तक चलेगा ये। ठीक है, जिसका जानकारी देते हैं आपको। तो आपको बता दें नेशनल रामायण फेस्टिवल जो है इसके एम पे जो बताया लॉर्ड राम है ना, उनकी जो जर्नी है, मतलब छत्तीसगढ़ के राज्य में जो भगवान राम ने जो जर्नी करी है उसको बारे में दर्शाते हुए उसको और उसके मतलब ये मान लीजिए कि उसके जो वहाँ पे क्या नाम जो पढ़ाया गया है या फिर उसको और अच्छे से दर्शाने के लिए ना, उसके लिए योजना शुरू करी गई है आपकी। ठीक है, यहाँ पे क्या है रामलीला, ये कहाँ पे आयोजित किया गया है कार्यक्रम? तो ये रामलीला मैदान है रायगढ़ में, वहाँ पे आपका 1 जून से 3 जून तक आपका जो रामायण है उसकी परफॉर्मेंस करी जाएगी, जिससे क्या है वहाँ के जो लोग हैं उनके बीच में क्या है उनको जानकारी दी जाए कि कैसे छत्तीसगढ़ राज्य में भगवान श्री राम जी आए थे और कहाँ कहाँ वो गए थे, उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, इंडिया ने। जी हाँ, भारत ने आपका क्या है जूनियर पुरुष एशिया हॉकी कप 2023 जीता है। इसके बारे में बताया हमें कि इंडिया ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा के आपका मेंस जूनियर एशिया कप 2023 जो कि हॉकी का मैच टूर्नामेंट हुआ था, इसको अपने नाम कर लिया है। और ये आपका हुआ था सलालाह ओमान के अंदर। ठीक है, आपको बता दें ये भारत का चौथा टाइटल है जो किसका, मेंस जूनियर एशिया कप का जो जीता है। इससे पहले भारत 2004 में, 2008 में और 2015 में जीत चुका है। ठीक है, और बता दें ये टूर्नामेंट है वो टूर्नामेंट आयोजित किया गया था एशिया हॉकी फेडरेशन द्वारा। ठीक है, और इसमें अंडर 21 के प्लेयर्स ही खेले गए थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सम शॉर्ट में कहते हैं सेल, कहते हैं सेल भी कहते हैं, सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, आपका अमरेंदु प्रकाश। जी हाँ, आप फोटो देखते हैं ये अमरेंदु प्रकाश जी, इन्होंने क्या है ये बन गए हैं चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रही मां तुझे प्रणाम योजना का संबंध किस राज्य से है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश से। जी हाँ, मध्य प्रदेश संबंधित है। तो आपको इसके बारे में जानकारी दे दें, मध्य प्रदेश सरकार ने मां तुझे प्रणाम योजना शुरू करी गई है, जिसके तहत क्या है 120 लड़कियों को गर्ल्स क्या नाम है लड़कियां हैं उनको बागा हसनाई बॉर्डर भेजा गया है देखने के लिए। ठीक है, मां तुझे प्रणाम ये योजना है, ये सेंस डेवलप करती है किसके, नेशनलिज्म ऑफ पेट्रोलिज्म होती है ना, मतलब राष्ट्रीयवाद और देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी मध्य प्रदेश के अंदर। और बता दें इस स्कीम के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपको जानकारी देगी किसके बारे में, मिलिट्री जो हमारी आर्मी है, फोर्सेस हैं,
उनके बारे में जानकारी देगी, और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बारे में क्या नाम है उनको जानकारी दे दी, किसको, हमारे जो लड़कियां वहाँ भेजी जाएंगी, डॉक्टर्स लड़कियां हैं जो भेजी जाएंगी बॉर्डर पे। ठीक है, इससे क्या है उनके बीच में क्या है देशभक्ति का भाव जागेगा। ठीक है, इसलिए ये परियोजना शुरू करी गई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए दामोदर मोजी। ठीक है, आप देखते हैं फोटो, दामोदर मोजो जो है इनको 57th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। आपको इस बारे में जानकारी देते हैं, दामोदर मोजो जी हैं जो कि गोवा के रहने वाले हैं, और ये स्टोरी राइटर हैं। ये एक स्टोरी राइटर, नॉवेलिस्ट और क्रिटिक है, जो क्या नाम है कोंकणी भाषा में अपनी क्या किताबें लिखते हैं। इनको 57th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, जो कि एक हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। ये मतलब है ना आपका एक सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। ठीक है, तो विश्व इस सेक्टर में वही आपको बता दें, जो मौजो है ये सेकंड गोवा के पर्सन है जिनको ये अवार्ड मिला है। इससे पहले रविंद्र केलेलकर जो है उनको मिला था 2008 में। ठीक है, और आपको बता दें मोजो द्वारा लगभग 25 बुकें लिखी गई हैं कोलकर्णी भाषा में, और एक बुक लिखी गई है इंग्लिश भाषा में। ठीक है, चलिए फिर आगे बताते हैं उनके बारे में। तो आपको बता दें कि इन्होंने अपनी कई पुस्तकें जो है विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया है। इनकी कई पुस्तकें हैं जिनको अलग अलग लैंग्वेज में क्या है ट्रांसलेट किया गया है। वहीं आपको बता दें मोजो जो है फेमस हैं, जिनकी एक कर्मलिन एक नोवेल है, फेमस नोवेल है। इसके लिए क्या है साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। कब? इन 1983 में मिला था उनको। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे क्या है बाकी लोगों के पास ही पहुंच सके। और कमेंट जरूर करें, आप लोग कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उससे बताएं, अगर आपको कुछ कमी लगती है तो उसको भी बताएं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।